रूस यूक्रेन युद्ध में एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया में परमाणु विनाश की घंटी बजा दी है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के सबसे शक्तिशाली हथियार S-500 को मिसाइल हमले में नष्ट कर दिया है। रूस ने पुष्टि नहीं की है, ना ही वो करने वाला है, क्योंकि S-500 नष्ट होने का मतलब है रूस की सुपर पावर वाली छवि को नुकसान। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो रूस इसका बदला लेगा। सबसे बड़ी बात, पुतिन इस युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। रूस का सबसे विनाशक हथियार, युद्ध में सबसे घातक अस्त्र, और रूसी सेना इसे कहती है गॉड ऑफ फायर। जिसके बारे में दावा है कि इसके काट पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। लेकिन क्या यूक्रेन को इसका किला भेदने की शक्ति मिल चुकी है? क्या यूक्रेन ने पुतिन के इस अचूक गॉड ऑफ फायर को भी मार गिराया है? दो दिन से यही बहस पूरी दुनिया में छिड़ी है कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लंबी दूरी की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से पुतिन के सबसे भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। इस खबर को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन की न्यूज एजेंसी यूएनएन ने एक सैटेलाइट इमेज के साथ इस घटना की रिपोर्ट लिखी है। दावा किया गया है कि इस सैटेलाइट तस्वीर क्रीमिया के दजानकोई एयरफील्ड में बने रूस के S-500 एंटी मिसाइल कॉम्प्लेक्स की है, जिसमें ATACMS से अटैक के बाद कॉम्प्लेक्स में आग लगी और वहां तैनात S-500 भस्म हो गया। यूक्रेन का समर्थन करने वाले टेलीग्राम चैनल्स, एक्स अकाउंट्स और कीवपोस्ट.com पर भी अचानक ऐसे दावों की बाढ़ आ गई। लेकिन इन दावों का सच क्या है? यूक्रेन भले ही अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन रूस ने अब तक इस कथित भारी नुकसान की पुष्टि नहीं की है। हालांकि जिस तरह से इस कथित हमले के बाद रूस अमेरिका पर आक्रामक है, उसे देखकर लगता है कि कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे पुतिन की बौखलाहट 7वें आसमान पर है। और इसी के बाद रूस ने ब्लैक सी में समंदर से लेकर आसमान तक हलचल बढ़ा दी है। रूस ने ब्लैक सी में परमाणु सुनामी पैदा करने वाले सबसे शक्तिशाली हथियार पोसाइडन को तैनात किया है। पोसाइडन परमाणु ऊर्जा से चलने वाला टॉर्पीडो है। 100 मेगाटन की क्षमता वाले न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। समंदर में परमाणु तबाही लाने की ताकत रखता है। और यह एटमी तैनाती S-500 को लेकर आ रही खबरों के बाद है। तो क्या पुतिन इस कथित नुकसान का बदला अमेरिका से लेने वाले हैं? S-500 की तबाही से युद्ध यकीनन विनाशक मोड़ पर आ चुका है। आपको S-500 की ताकत बताते हैं। ये रक्षा प्रणाली लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसकी एक मिसाइल की कीमत $600 मिलियन यानी कि करीब 5,000 करोड़ रुपए है। आसानी से इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। 800 किलोमीटर दूर से टारगेट को पहचान सकता है और सिस्टम की टारगेट रेंज 600 किलोमीटर है। इसमें लगी मिसाइलें टारगेट की ओर बढ़ते हुए अपनी दिशा बदल सकती हैं, भागते हुए टारगेट का पीछा कर सकती हैं या फिर उनकी दिशा के मुताबिक हमला कर सकती हैं। रूस का दावा है कि S-500 में स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिराने की ताकत है। सबसे बड़ी बात, इसमें 77 N6N और 76 N6N1 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी हैं।
जो एंटी सैटेलाइट और एंटी स्पेसक्राफ्ट टारगेट के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। मतलब इन मिसाइलों से रूस अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट तक को नष्ट कर सकता है। एक साथ 10 अलग अलग टारगेट को हिट करने की शक्ति रखने वाले ऐसे 4 S-500 फिलहाल रूस के पास हैं, जिनमें से एक की तैनाती हाल फिलहाल ही की गई थी। वहीं रूस इस मिसाइल के 10 बटालियन तैनात करना चाहता है और रूस इसे अपनी सीमा पर तैनात करके हर हवाई हमला नाकाम करने का इरादा रखता है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने 28 जून को क्रीमिया में तैनात ऐसे ही एक S-500 को नष्ट कर दिया है। तो सवाल है, अगर रूस का सबसे बड़ा हथियार भी जंग पे नष्ट हो रहा है, तो फिर पुतिन के पास युद्ध जीतने के लिए क्या विकल्प बचता है? रूस को अपने नुकसान के लिए अमेरिका पर शक है। रूस को लगता है कि क्रीमिया में जितने भी हमले अमेरिकी ATACMS से हो रहे हैं, उसका सटीक इनपुट ब्लैक सी के आसमान में घूम रहे अमेरिकी ड्रोन से मिलता है। रूस ने अमेरिका पर इन्हीं ड्रोन से जासूसी का आरोप लगाया है और रूसी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका को डायरेक्ट वॉर की चेतावनी भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। महाराज पर मुकदमा। जी हां, यही वो महाराज है। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य काफी सुर्खियों में रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो ट्रेंड करते हैं, करोड़ों भक्त उन्हें फॉलो करते हैं। बेहद कम उम्र में महाराज अनिरुद्धाचार्य काफी लोकप्रिय हैं। कथा प्रवचन के साथ कई बार अपने बयानों को लेकर वो अक्सर विवादों में आ जाते हैं और फिर सुर्खियां बटोरते हैं। आज अनिरुद्धाचार्य महाराज TV9 भारतवर्ष के हाईटेक स्टूडियो में आए। खुद से जुड़े अलग अलग विवादों पर बेबाकी के साथ उन्होंने सारे जवाब दिए। TV9 भारतवर्ष के हाईटेक स्टूडियो में महाराज पर सांकेतिक मुकदमा चला। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से जुड़े विवादों पर सवाल जवाब का दौर हुआ। बहुत सारे सवाल जो आपके मन में है वो आज हम पूछेंगे। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कथा प्रवचन में भक्तों को कई तरह की सांसारिक और भौतिक चीजों पर शिक्षा देते हैं। ऐसा ही एक विवाद हनीमून को लेकर दिए उनके एक कथन का है। इस पर अनिरुद्धाचार्य जी की सफाई काफी रोचक है। आप शादी से पहले भी नहीं मिलने देते, शादी के बाद भी नहीं मिलने देते। अब आदमी करे क्या, जिए मर जाए? शादी के बाद ही मिली है ना पत्नी से, मिलने का थोड़ी। कहाँ जाने दे रहे हैं? शादी के बाद ही तो हनीमून पे जाता है शख्स। हमारे यहाँ विवाह क्यों होता है? क्योंकि विवाह के बाद ही, आप देखिए हमारे वेदों में, जब आपने पूछा ना कहाँ लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ प्रमाण के साथ। जब भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा, माता सीता वनवास गई, उस समय भगवान राम ने एक यज्ञ किया था। वशिष्ठ जी से कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं, क्या मुझे यज्ञ की इजाजत है? वशिष्ठ जी ने कहा आपको यज्ञ की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि यज्ञ की इजाजत तब मिलेगी जब आपकी पत्नी आपके पास होगी। एक मिनट बोलने दीजिए। जब आपको यज्ञ की इजाजत मिलेगी जब आपकी पत्नी पास में होगी। तो बोले मेरी पत्नी तो है पर वनवास में है। बोले लेके आओ। बोले ला नहीं सकते। अब वो मजबूरन हालात आप सब समझते हैं। तब फिर भगवान राम को सोने की सीता बनानी पड़ी। और अब बताइए, राम तो भगवान थे ना, पर भगवान को सोने की पत्नी बनाकर बिठालना पड़ा, तब उन्हें यज्ञ का अधिकार मिला। आप यज्ञ करना चाहते हैं तो ना पुरुष अकेला यज्ञ कर सकता है, ना स्त्री अकेली यज्ञ कर सकती है। हम सबको गृहस्थ को ही यज्ञ का अधिकार है। सभी संत हमारे अधिकाधिक गृहस्थ थे। और गृहस्थ क्यों थे? क्योंकि गृहस्थ के बाद ही हम यज्ञ के अधिकारी होते हैं। और हमारा यज्ञ है ईश्वर को पाने के लिए, और ईश्वर को पाने के लिए हमारी पत्नी हमारी सहयोगी है। तो ईश्वर के प्राप्ति के लिए हम लोग विवाह करते हैं, ना कि भोग विलास के लिए। लेकिन आप हनीमून पे जाने पे दिक्कत नहीं है आपको लोगों को? जा सकते हैं, हाँ या ना? अभी बोला नहीं आपने? हाँ, अपना जा सकते हैं भाई, दे दिया इन्होंने, बोल दिया। इत्यादि भगवान को प्रणाम कीजिए, फिर शुरू कीजिए गृहस्थी। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को महिलाओं की सुंदरता से कोई कष्ट है? ये सवाल माता सीता और द्रौपदी से जुड़े उनके विवादित बयान को लेकर पूछा गया। पहले आप वो विवादित वीडियो देखिए।
इस विवाद पर जब अनिरुद्धाचार्य से टीवी9 स्टूडियो में पब्लिक के सामने सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। चाणक्य कहते हैं कि अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानात् बलिर्बद्धो यति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। ये बात मैंने नहीं कही, चाणक्य ने कहा है कि सीता माँ मतलब अति रूपेण वै सीता, सीता माँ अति सुंदर थी, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणा, रावण अति अभिमानी था। तो वहां चाणक्य कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति का अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। बात यहाँ अति की है और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये चाणक्य का है। दोष तो ईश्वर का होना चाहिए जो अति सुंदर बनाता है, क्योंकि सुंदर होना नहीं होना हमारे हाथ में कैसे दोष है? नहीं होता, भगवान में दोष नहीं होता, भगवान बनाते हैं। अब सभी संत लोग अपना अपना मत देते हैं, चाणक्य ने अपना मत दे दिया। इसके अलावा अनिरुद्धाचार्य पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप भी लगता है। ऐसा ही एक वाकया एप्पल कंपनी से जुड़ा है। हालांकि इस बयान पर महाराज ने स्वीकार किया कि उन्हें किसी ने गलत तथ्य बताया था। एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी हैं, वो नीम करौली आश्रम आए थे कि नहीं, पहले आप ये बताइए। जी आए थे, मिले थे, उनकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। किससे मिले थे? नीम करौली वाले बाबा जी से, महाराज जी से नहीं मिले थे। आप सर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए इसको, आपको पता लगेगा कि जब वो परेशान होते थे, जब वो उदास होते थे, जब उनकी कंपनी घाटे में जाती थी, तो वो नीम करौली आश्रम जरूर आते थे। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं आपको एक तथ्य दिखाता हूँ। नीम करौरी बाबा के आश्रम स्टीव जॉब्स आए थे, जरा दिखाइए यहाँ पर। लेकिन जब वो आए थे तब क्या नीम करौरी बाबा थे? क्योंकि भाई तथ्य ये कहते हैं कि नीम करौरी बाबा की 1973 में वृंदावन में मृत्यु हो गई थी। अच्छा। और स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करौरी के दरबार गए थे। तो जब नीम करौरी बाबा जिंदा ही नहीं थे अनिरुद्धाचार्य जी, तो उन्होंने मुलाकात कब कर ली और अपना खाया हुआ एप्पल या सेब कब उनको दे दिया? जो मैंने सुना था, उस सुनने में ये शायद हो सकता है कि ये गलत हो, पर ये बात तो थी कि वो आते थे और आश्रम में। चलो देखिए, जरूरी नहीं है कि संत हों, संतों का स्थान उनके ना रहने पर भी वो स्थान शक्तियों से परिपूर्ण होता है। और वो वहां आए, बात मायने रखती है कि वो वहां आए। संत जी से भेंट हुई नहीं हुई वो अलग मुद्दा हो सकता है। वो मैंने जो सुना था, सुनाने वाले ने मेरे को गलत सुना दिया हो। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के करोड़ों भक्तों के सामने आज हर विवाद पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कुछ दिन पहले अनिरुद्धाचार्य महाराज ने महिलाओं की जॉब करने पर कुछ ऐसा कहा था जिसको लेकर उन पर महिला विरोधी होने के आरोप लगे थे। टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में जब उनसे इस बयान पर सवाल पूछा गया तो वो डैमेज कंट्रोल करते नजर आए। देखो, महिलाएं काम करें जहां आवश्यक है, पूरी मेंशन की ना मैंने बात कि जहां पति ना करने वाला हो वहां काम करिए। भाई, पुत्र को संस्कारवान बनाना, लव कुश को पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया सीता माँ ने। सुनिएगा, लव कुश को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया और फिर राम के हाथों सौंप दिया। हम थोड़ी कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है। पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दे, पर पिता बाहर रहता है, बच्चे सबसे ज्यादा टाइम अपने माँ के साथ गुजारते हैं। तो खेल खेल में, कहानी किस्सों में माँ की जिम्मेदारी है कि वो संस्कार का बीज बो दे। एक विचार कीजिएगा कि पिता भी कमा रहा है, माँ भी कमा रही है, बच्चे दादा दादी के पास हैं या बच्चे किसी तीसरे पर्सन के पास हैं, तो बताइए उन बच्चों को माँ बाप की जरूरत पड़ती है या नहीं? उन बच्चों को भी माँ का लाड़ चाहिए, एक बार उन बच्चों की तरफ भी तो देखिए कि उन बच्चों को भी माँ चाहिए, पिता चाहिए। तो माँ बाप को थोड़ा सा पैसे की तरफ से मन कम करके बच्चों को ज्यादा संस्कार देना, क्योंकि माँ बाप की प्रॉपर्टी बच्चे ही हैं। यही नहीं, महिलाओं पर एक और विवादित कथन को लेकर अनिरुद्धाचार्य कटघरे में हैं। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। इस बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे मजाक का हिस्सा बता दिया। किसी व्यक्ति विशेष का हृदय दुखाने के, दिल दुखाने की बात नहीं है। ये तो जब प्रश्नोत्तरी होती है ना, तो खुल के बातें करते हैं, हंसते मुस्कुराते बातें करते हैं, सब प्रकार की बातें करते हैं। तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं पत्नी को खरीद के लाया हूँ। तो अब वो लाए होंगे कहीं से 80,000 की, अब लाए वो हैं और उस पत्नी को किसी और से प्यार हो गया। तो हमने कहा भाई तुम्हारा तो नुकसान हो गया, लाए तुम हो, प्यार किसी और से हो गया उसे। अनिरुद्धाचार्य महाराज का जो बयान सबसे ज्यादा वायरल है वो बिस्किट को लेकर है, जो उन्होंने हाल ही में दिया था।
तो क्या अनिरुद्धाचार्य महाराज भविष्य में बिजनेस मॉडल वाले बाबा बनना चाहते हैं? उनका जवाब क्या है, सुनिए। तो अनिरुद्धाचार्य जी, आप बिस्किट को विष का किट बता देते हैं। हाँ, ये बिस्कुट जो है मैदा और चीनी से बनती है। जो भी खाएगा, डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसको खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। तो जिसको खाने से बीमार पड़ सकते हैं वो विष ही हुआ, इसलिए कहा गया कि विष की किट है, और डॉक्टर भी मना करते हैं। इसलिए ये बिस्कुट है जिसमें बिस्कुट कूट के भरा गया है, अर्थात मैदा और चीनी जो जहर है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने के चक्कर में चीन दुनिया का सबसे बड़ा भू माफिया बन चुका है। चीन अब तक 6 देशों की पूरी जमीन हड़प चुका है। अब भी दक्षिण चीन सागर के अलावा अपने कई पड़ोसी देशों की जमीन पर उसकी बुरी नजर है। लेकिन इन सब के बीच न जाने क्यों चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पंचशील सिद्धांत की दुहाई देने लगे। पंचशील के सिद्धांतों में शामिल शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सबसे बड़े दुश्मन चीन के नेता की जुबान पर अचानक युद्ध की बजाय शांति की बात क्यों आने लगी? क्या इसके पीछे शी जिनपिंग की नई चाल है? क्या ग्लोबल साउथ में भारत की बढ़ती धाक से चीन के राष्ट्रपति इस कदर घबरा गए हैं कि उनकी जुबान बदल गई है? या एक बार फिर चीन के नेता के मुंह में शांति और दिल में धोखा है? आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है। हम सभी वन फ्यूचर की दिशा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से काम करेंगे। We suffer as a result of big nations at play in terms of geopolitics and the power struggles out there, and given support by you, the leader of the global south. दुनिया में लोकतांत्रिक भारत की बढ़ती धाक और साख से विस्तारवादी चीन इस कदर घबराहट में है कि अब शांति का जाप करने लगा है। पूरे ताइवान को हड़पने और दक्षिण चीन सागर से पड़ोसी देशों को बेदखल करने पर आमदा शी जिनपिंग का ये हृदय परिवर्तन है या फिर नई साजिश? पूरी दुनिया को सावधान करने वाला सच आपको बताएंगे। अभी आप चीन के राष्ट्रपति के दिल में युद्ध और जुबान पर शांति वाला संदेश सुनिए। शांति और सह अस्तित्व की ये बात वो शी जिनपिंग कर रहे हैं जिनके आदेश पर चीन की वायुसेना हर रोज ताइवान के आसमान में घुसपैठ करती है, इस टापू देश का वजूद मिटाने की धमकी देती है। शांति के साथ वजूद कायम रखने का यह मंत्र वो नेता दे रहा है जो पूरे दक्षिण चीन सागर पर कब्जा जमाना चाहता है। यह तस्वीर इसी 20 जून की है जब चीन की नेवी ने इस समंदर में फिलीपींस के 9 सैनिकों पर हमला किया, उसकी नावों को नुकसान पहुंचाया, फिलीपींस की नेवी के जवानों से उनके हथियार तक छीन ली, इस धमकी के साथ कि दोबारा दक्षिण चीन सागर में कदम नहीं रखना। ऐसे में चीन की हड़प नीति के मुखर विरोधी भारत ने भी इस दादागिरी का पुरजोर विरोध किया है। संयोग देखिए, जिस दिन भारत ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस पर चीन की सीना जोरी पर उसे शांति का पाठ पढ़ाया, उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग में शी जिनपिंग ने पंचशील सिद्धांतों के 70 साल पूरे होने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांतों की तारीफ में कसीदे पढ़े। दुनिया के गिने चुने देशों के पूर्व और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्षों की मौजूदगी में शी जिनपिंग को 7 दशक पहले के पंचशील सिद्धांतों की याद क्यों आई, इसकी वजह भी आपको बताएंगे। अभी आप ये सिद्धांत हैं क्या, उसे समझिए। पंचशील के सिद्धांतों में एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। 1954 में भारत, चीन और चीन म्यांमार के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए तीनों देशों के नेताओं ने संयुक्त रूप से इन सिद्धांतों की नींव रखी थी। चीन में इसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, जबकि भारत में पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। तब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने पंचशील के सिद्धांतों पर सहमति जताई थी। यह और बात है कि इसके 8 साल बाद ही चीन ने भारत के साथ विश्वासघात करते हुए न सिर्फ हमला किया, बल्कि पंचशील सिद्धांतों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर चीन को पंचशील सिद्धांतों की याद आ रही है। ऐसे में सवाल ये कि इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि इसके पीछे यकीनन शी जिनपिंग की कोई चाल छिपी होगी, क्योंकि चीन की विस्तारवादी सोच किसी से छिपी नहीं है। चीन अब तक पूरे पूर्वी तुर्किस्तान की 16.60 लाख वर्ग किलोमीटर, तिब्बत की 12.28 लाख वर्ग किलोमीटर, दक्षिणी मंगोलिया या इनर मंगोलिया की 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर, हांगकांग की 1104 वर्ग किलोमीटर, मकाओ की 115 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है, तो पूरे ताइवान की 36,197 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पने की ताक में बैठा है। इतना ही नहीं, चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर भी अपना हक जताता है। करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह समंदर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई से घिरा है। इस समंदर पर इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी 6 देश दावा करते हैं, लेकिन चीन है सबके दावे को खारिज कर पूरे दक्षिण चीन सागर पर अकेला दावा जताता है। 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद से ही चीन दूसरे देशों और इलाकों पर कब्जा जमाता रहा है। चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती हैं, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि चीन 23 देशों के इलाकों को अपना हिस्सा बताता है। यहां तक कि इस विस्तारवादी मुल्क की बुरी नजर हमारे पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश पर भी है। चीन अपने अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर दावा करता है, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन पहले से कब्जा जमाए बैठा है। इसके अलावा 2 मार्च 1993 के कथित सीमा समझौते में पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को दे दिया। सच यह है कि संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अटूट अंग हैं। लेकिन अफसोस कि पीओके और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर दशकों से चीन का अवैध कब्जा है, जिन्हें आज नहीं तो कल चीन को खाली करना ही होगा। जितना बड़ा सच ये है कि चीन अब एक ताकतवर आर्थिक देश बन चुका है, उतना ही बड़ा सच ये भी है कि वो नई दुनिया में अपनी बादशाहत दिखाने के लिए कर्ज नीति से कई देशों को अपना परोक्ष उपनिवेश बना चुका है। केन्या, मालदीव, लाओस, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया और जिबूती जैसे देश चीन के कर्ज में बुरी तरह से फंस चुके हैं। गौर करने वाली बात यह कि मोटे तौर पर यह देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, जहां पाकिस्तान को छोड़कर बाकी तमाम देशों को उबारने में भारत निस्वार्थ रूप से मदद कर रहा है। यही वजह है कि ग्लोबल साउथ के देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को अपना नेता मान चुके हैं। यह बात चीन को इस कदर चुभी कि अब वो भी ग्लोबल साउथ की बातें करने लगा है। यह चीन का सरासर झूठ है, क्योंकि उसे ग्लोबल साउथ के विकास की चिंता नहीं, बल्कि उसकी मंशा तो दुनिया में ग्लोबल साउथ की भौगोलिक पहचान रखने वाले गरीब, अल्प विकसित और विकासशील देशों को गुलाम बनाने की है।